गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक कहानी के तरह जब आप एक सक्सेसफुल हो जाइएगा तो आप इसे सुनाइएगा, तो ये आपकी एक मोटिवेशन की तरह भी वर्क करेगा। तो आप मोटिवेटेड रहिए और अपने कार्य की ओर, अपने सफलता की ओर कड़ी मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 20 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में अस्त्र शक्ति 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया था। जो किसके द्वारा हुआ था? तो एयरफोर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, अस्त्र शक्ति। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन पर अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसके दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित अस्त्र शक्ति अभ्यास के दौरान एक एकल आकाश मिसाइल प्रणाली ने एक साथ 4 मानव रहित हवाई लक्ष्यों का निशाना भी बनाया। भारत एक ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन द्वारा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो अस्त्र शक्ति 2023 का उद्घाटन ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? तो एट सूर्यलंका, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये एक एयरफोर्स स्टेशन है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा 13। तो 13 राज्यों को अचीवर्स की लिस्ट में ऐड किया गया है, जो लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 के अकॉर्डिंग बताया गया है रिपोर्ट में। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात शामिल है। यह निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता को मापता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रिलीज किया गया एक रिपोर्ट, जो लगभग 13 स्टेट्स में बताया जा रहा है कि इसमें अचीवर्स इन द लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में 13 स्टेट्स को रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में जानेंगे, जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हमारा सबसे टॉप स्टेट कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश को अचीवर्स की लिस्ट में टॉप पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। विश्व बैंक की प्रवासना और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में किस देश को प्रवासियों से सबसे अधिक धन प्राप्त होगा? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच कंट्री विल रिसीव द मोस्ट रेमिटेंस फ्रॉम द माइग्रेंट इन द ईयर 2023? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। हमारा प्यारा भारत इस चीज़ में सबसे आगे है। तो यहाँ देखिए, इमेज के दौरान आपको बताया जा रहा है कि इंडिया टू रिसीव ओवर रिकॉर्ड लगभग $100 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022 वर्ल्ड बैंक। तो ये देखिए, इसका मतलब होता है कि वैसे लोग जो विदेशों में जाके काम करते हैं और इंडिया में पैसा को भेजते हैं, तो उसमें हमारा इंडिया सबसे टॉप स्टेट, टॉप कंट्री बना रहा, सॉरी टॉप कंट्री। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की प्रवासना और विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है। इस साल एनआरआईज ने अनुमानित तौर पर $125 अरब भारत भेजे हैं। 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की प्रवासना और विकास रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों पॉइंट्स सिमिलर हो गए गाइस। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट चेंज है कि लगभग कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? तो 7.2% इंक्रीज हुई है। अन्य शीर्ष 5 देश में जो मैक्सिको है, लगभग 67 बिलियन भेजा है। चीन के द्वारा $50 बिलियन, फिलीपींस के लोग के द्वारा $40 बिलियन और मिस्र के लोग के द्वारा $24 बिलियन। तो हमारे लिए एक मेन पॉइंट ये होगा कि हमारे इंडिया के वैसे लोग जो एनआरआईज हो गए हैं, यानी कि
इस देश को छोड़ के वहाँ जाके वर्क कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, माइग्रेट हो गए हैं, तो उनके द्वारा इंडिया में पैसा भेजे जाने वाले को हम लोग रेमिटेंस कहते हैं, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के द्वारा ये वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन और डेवलपमेंट रिपोर्ट में जारी किया गया, लगभग 125 बिलियन डॉलर इंडिया को भेजा गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ, स्वरवेदा महामंदिर। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमरा में नवनिर्मित दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है। यह केंद्र लगभग 20,000 सीटों से सुसज्जित है और इसकी 7 मंजिलें अधिरचना पर सर्ववेद छंद अंकित है। प्रधानमंत्री ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मंदिर परिसर का भी दौरा किया। तो हमारे लिए ये पॉइंट्स याद रखने के वाली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया एक बहुत ही विशाल मंदिर। तो क्या उस मंदिर का नाम है? स्वरवेदा महामंदिर। इसमें लगभग 20,000 सीटें हैं जिससे लोग मेडिटेशन कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पर्पस हो जाएगा रिलीजियस के मामले में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा मंदिर और बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो स्वरवेदा महामंदिर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश बनी है विनिंग टीम ऑफ अंडर 19 एशिया कप 2023। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 195 रनों से हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता। इसी के साथ अंडर 19 एशिया कप 2023 8 से 17 दिसंबर 2023 तक यूएई में आयोजित किया गया था। इसमें बांग्लादेश टीम का नेतृत्व कप्तान महफूजुर रहमान रब्बी ने किया था। तो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 282 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई 24.5 ओवर में अपनी सभी विकेट खोकर 87 रन ही बना सकी। तो कौन टीम जीती? तो बांग्लादेश जीती है, हैज वॉन द अंडर 19 एशिया कप 2023 टाइटल। कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा था। तो ये पॉइंट्स याद रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में पुरुष वर्ग में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक को हाल ही में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। नोवाक जोकोविक और आर्याना शबलेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह नोवाक जोकोविक का 8वां आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार है, जो एक रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड 8वीं बार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीते और विंबलडन में उप विजेता रहे। साबलेंका ने सितंबर में डब्ल्यूटीए रैंकिंग में नंबर 1 पर अपनी शुरुआत की और साल का समापन डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक के बाद नंबर 2 पर किया। 1913 में 15 देशों ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस जिसे आईएलटीएफ की स्थापना की और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। पॉइंट्स याद रखने वाला ये है कि नोवाक जोकोविक मेल के क्षेत्र में और आर्याना शबलेंका फीमेल के क्षेत्र में, इन दोनों को सम्मानित किया गया आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राइट आंसर 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। जानते हैं इसके पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का विषय क्या है? एक्ट टुडे। थीम याद रखना होगा कि एक्ट टुडे है, हर वर्ष 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह विषय प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली असुरक्षा पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 1990 को सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्य के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया। 4 दिसंबर 2000 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में नामित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम के अनुसार प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है या अपने निवास स्थान से दूसरी किसी अन्य देश में चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इंटरनेशनल माइग्रेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 दिसंबर को। इस वर्ष थीम क्या है? तो एक्ट टुडे। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में रोम स्थित यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला उमा शेखर है, who is the first Indian woman to be recently elected to the governing council of Rome-based Unidroit. राइट आंसर हो जाएगा उमा शेखर। भारत की उमा शेखर को अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस सहित 32 प्रतियोगिता के क्षेत्र में रोम, इटली में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, जिसे ही यूनिड्रॉइट कहा जाता है, इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया था। सरकार ने भारतीय महिला उम्मीदवार की जीत को ऐतिहासिक बताया। भारत की पहली महिला उम्मीदवार के लिए एक ऐतिहासिक जीत में उमा शेखर पहले दौर में 59 वोटों से 45 वोटों के प्रभावशाली अंतर के साथ यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई। गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होने के लिए 21 वोटों की आवश्यकता थी और इस महासभा का 82वां सत्र रोम, इटली में आयोजित किया गया था। ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंडिया की उमा शेखर को इलेक्ट किया गया हाल ही में गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। कहाँ पे है इसे? तो रोम, इटली के रोम में ये है। डेली कंट्रोवर्सीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदारी कौन सा राज्य बना है? तो राइट आंसर का असम। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 तक श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। इस वर्ष असम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी राज्य है। मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजा अर्चना के साथ किया। इसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भी उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार 2016 से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है। 2019 में यह महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस और लंदन में मनाया गया। यह सितंबर 2022 में कनाडा में हुआ था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका किया गया। तो चलिए रिवीजन बैच चलते हैं। 19 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहा पिनाका किससे संबंधित है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खबरों में रहा पंगोला का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? तो राइट आंसर होगा केरला में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के साथ हाइड्रोलॉजी समझौता रद्द कर दिया? तो राइट आंसर होगा मालदीव कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि केरला राज्य में की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहॉम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सविता लैडर्स को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर गुवाहाटी में। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? हर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए फिशेस, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी स्नेक्स या ऑप्शन डी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर कर रहे थे शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। इसमें 10वीं सूची, जिसे हम लोग 10th शेड्यूल कहते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिसे दल बदल कहा जाता है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। 11वां शेड्यूल, जिसे 11वां अनुसूची कहते हैं, इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। इसमें लगभग 29 मामले हैं। तो ये अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 12वां अनुसूची 12th शेड्यूल, यह उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्देशित करती है और इसमें 18 बातें हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।